हेलो एवरीवन, हम रोजगार पब्लिकेशन के यूपी ट्रिपल एससी पेड 2022 की बुक रिव्यू कर रहे हैं। आइए, इसमें हमने सिलेबस वाइज सभी कवर किया है। अब नेक्स्ट पार्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, चौथा चैप्टर है। आइए अब इसे देखेंगे। इससे पहले हम चौथा चैप्टर देखें। आइए, कुछ अंकित भाटी सर द्वारा, जो रोजगार पब्लिकेशन के फाउंडर हैं, उनके द्वारा कुछ वाक्य कहे गए हैं। आइए उन्हें सुनते हैं। जब नाव जल में छोड़ दी तूफानों में ही मोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी तूफानों में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को फिर धार, क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही मरना लिया ही ठान ही, कह मृत्यु को वरदान ही मरना लिया जब ठान ही, जब आ गए रणभूमि में फिर जीत क्या फिर हार क्या। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। आइए हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था है जिससे 5 क्वेश्चन आएंगे। आइए इन्हें कवर करते हैं। पेट के लिए भारत का प्रथम बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के लिए पेश किया गया। इस बजट में खाद्यान्न उत्पादन, रक्षा सेवा, सिविल व्यय पर विशेष ध्यान दिया गया था। 1947 से 48 में खाद्यान्न की अत्यधिक कमी थी, इसलिए खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता ज़्यादा दी गई थी। 1949 से 50 में मुख्य रूप से खाद्य नियंत्रण को लागू किया गया। उचित मूल्य पर खाद्यान्न आपूर्ति को बढ़ाना व विदेशों में खाद्य सामग्री के आयात को सीमित करना इस दौर का मुख्य उद्देश्य रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। संविधान अपनाकर देश को गणतंत्र घोषित करने के बाद पहला बजट 1950 से 51 में बना। इस बजट का मुख्य उद्देश्य योजना आयोग की स्थापना और कृषि को प्राथमिकता देना था। 1951 से 52 में स्वदेशी वस्तुएं जैसे जूट से बने सामान, कच्चे ऊन और कच्चे कपास की मांग में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना था, वो शुरू किया गया था। 1951 में नेहरू सरकार द्वारा औद्योगिक अधिनियम विभाग और विनियम लागू किया गया। इसे IDRA अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 1952 से 53 में कृषि विकास के साथ साथ खाद्यान्न में भी बढ़ोतरी व सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, आयकर से हुई प्राप्तियों में असाधारण उछाल के चलते राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का भारतीय स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वह 200 बीमा कंपनियों और प्रोविडेंट सोसाइटी को मिलाकर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट यानी LIC का गठन किया गया। 1956 में सरकार ने औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने की घोषणा की। वही निजी क्षेत्र जहां संभव हो वहां निवेश कर सहयोग करने की बात भी कही गई। इस कार्यक्रम के तहत उद्योग को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया गया: अनुसूची अ, अनुसूची ब और अनुसूची उद्योग। अनुसूची अ में क्या था? 17 उद्योग शामिल किए गए, जिसमें रक्षा, रेलवे, हवाई परिवहन, खनन, लोहा इस्पात, बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्र अनुसूची अ में शामिल किए गए थे। अनुसूची ब में 12 उद्योग राज्यों सरकारों को आवंटित किए गए, जिन्हें वे निजी कंपनियों के साथ गठबंधन यानी गठजोड़ से चला सकते थे, बशर्ते कि निजी क्षेत्र इससे संबंधित लाइसेंस प्राप्त कर ले। अनुसूची उद्योग में क्या था? ये उद्योग ऐसे थे जो पहले अनुसूची में सम्मिलित नहीं किए गए। यह उद्योग IDRA अधिनियम के अधीन आ गए थे। नेक्स्ट है 1955 से 57 का दौर और उद्योग दौर रहा। वह विकास दर 8% के आम स्थान पर पहुंच गया। इस दौर में पूंजी लागत बड़ी बचत को प्रोत्साहन मिला था। राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। 1955 से 57 के दौर में अधिकांश परिवारों को गरीबी रेखा के स्तर से बाहर निकालकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का उचित ध्यान दिया गया। 1957-58 के समय बजट में पहली बार सक्रिय आय यानी कि वेतन या व्यवसाय और निष्क्रिय आय, ब्याज या किराया को अलग अलग चिन्हित करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्या है? 1958 से 60 के समय में लौह इस्पात का और एल्युमिनियम के उत्पादन में वृद्धि हुई। 1960 से 65 के दौर में बजट निर्माण में सबसे अधिक जोर देश की रक्षा क्षमता को बेहतर बनाने में दिया गया। 1960-65 में विकास, उत्पादन, रोजगार, निवेश पर खर्च को महत्व दिया गया। इस दौर में
बजट का उद्देश्य आदमी की बचत दर में सुधार लाना, निर्यात को प्रोत्साहित करना और रेलवे उद्योग को विदेशी सहायता मुहैया कराना था। 1965-70 में औद्योगिक उत्पादन 6 से 8% की वार्षिक दर से बढ़ा था। 1965-70 के दौर में पहली बार भूटान, नेपाल और अफ्रीकी देशों को विदेशी सहायता मुहैया कराने का प्रावधान भी किया गया था, यानी कि उनको, जैसे अभी श्रीलंका में क्राइसिस चल रहे थे तो भारत ने उनको सहायता प्रदान की है, उसी तरह पहली बार 1965-70 के दौरान भूटान, नेपाल के साथ और अफ्रीका के कुछ देशों के साथ ये प्रावधान स्टार्ट किया गया था। ठीक है। 1968-69 में माल पर आबकारी अधिकारियों की स्टैंपिंग और मूल्यांकन करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। यह बजट जन संवेदनशील बजट माना जाता है। 1970-75 के समय में छोटे उद्यमों, शहरी ग्रामीण विकास, पेयजल सुविधाएं और पेंशन योजना जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया था। 1970-71 में समाज कल्याण के साथ भविष्य की विकास संभावनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया। 1973-74 के बजट में सरकार को करीब 550 करोड़ रुपए का घाटा भी हुआ था। नेक्स्ट है 1970-75 में जनरल बीमा कंपनियों, इंडियन कॉर्प और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके राष्ट्रीयकरण हेतु 56 करोड़ रुपए दिए गए थे। 1975 से 80 की अवधि में कृषि के क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। बजट में अच्छी गुणवत्ता व बढ़िया पैदावार वाले किस्मों के बीजों की आपूर्ति करने का प्रावधान शामिल किया गया। 1975-80 के बजट में खाद्यान्न अनुदान 100 करोड़ से बढ़ाकर 295 करोड़ के प्रावधान करने का भी प्रावधान किया गया। 1976-77 में निवेश क्षेत्र में काफ़ी ध्यान दिया गया था। 1978 से 79 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 393 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया, जबकि 1977-78 में 289 करोड़ रुपए का ही था। नेक्स्ट है 1980-85 में अनुसूचित जाति को सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार किया गया। 1980-85 में भूमिहीन कमजोर वर्ग हेतु 50 करोड़ और आदिवासियों और उनके क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 70 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई थी। 1980-85 के समय औद्योगिक विकास दर बढ़ाकर 4.5% हो गया था। 1985-90 में सरकार द्वारा लाइसेंस राज्य खत्म करने की घोषणा कर दी गई थी। सरकार द्वारा लाइसेंस राज्य खत्म करने की घोषणा 1985-90 के बीच की गई थी। 1985-90 में सरकार ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड और महानगर टेलीफोन लिमिटेड की स्थापना का प्रस्ताव रखा। 1947-90 के दौरान में सभी तरह के कार्य सरकार द्वारा किए जाते थे। ये उस दौर के लिहाज से अच्छे तो न थे, परंतु सराहनीय थे, क्योंकि विश्वस्तरीय IITs, IIMs खोले जा चुके थे। 1947-90 के दौर में प्रतिस्पर्धा न के बराबर थी। 1947-90 के दौर में भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर था, परंतु पारदर्शिता और मीडिया की कम जागरूकता के कारण सब कुछ ठीक जान पड़ता था। 1947-90 में लाइसेंस राज के चलते भारत में व्यापार करना कठिन था, इसलिए विदेशी कंपनियां भारत के बाजार में दस्तक देने से कतराती थी। 1947-90 के दौर में दो विशेष प्रकार की क्रांतियां देखने को मिली, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। ठीक है। इस क्रांति ने भारत को सक्षम बनाने के साथ ही उसकी आयात निर्भरता को भी काफ़ी हद तक कम कर दिया था। 1947-90 की अर्थव्यवस्था में बहुत सी कमियां थी, जैसे औद्योगिक क्षेत्र की अकुशलता, उत्पादन की गुणवत्ता न के बराबर थी, उत्पादन की कीमत में भी अधिक थी, कीमत काफ़ी तेज, महंगाई तो आज भी है लेकिन तब भी थी, देश की राजकोषीय भविष्य नौकरशाहों के हाथ में देना, उद्यमशीलता पर अंकुश आदि कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए 1951 में उदारीकरण की शुरुआत की गई। यह कहा जा सकता है कि उस दौर में देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि और उद्योग पर टिकी हुई थी। अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक सोवियत रूस से प्रेरित थी। योजना आयोग ने केंद्रीकृत इकाइयों का गठन हुआ, जिसको यह जिम्मा सौंपा गया था कि वह अहम परियोजनाओं के लिए खर्च की अनुमानित राशि को निकालकर उसे सही तरीके से आवंटित करने का काम करे। ये काम किसको तहत सौंपा गया था? योजना आयोग को, जो अब उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? नीति आयोग। इस दौर में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उस समय ऐसा माना जाता था कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ मुनाफा कमाना जानते हैं, इसलिए लोगों में विश्वास था कि अगर सरकार परियोजनाओं को चलाएगी
तभी देश तरक्की कर रास्ते पर अग्रसर हो पाएगा। जब निजी क्षेत्र को ये दृष्टि से देखा जाता था, उद्यमिता को दुर्लभ प्रजाति माना जाता था। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार साल 1991 के आसपास अब तक के सबसे खराब हालत में था और इसी वजह से तत्कालीन वित्त मंत्री को इस मजबूत हालात में देश की अर्थव्यवस्था के द्वारा सभी के लिए खोलने पड़े थे। नेक्स्ट क्या, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। आइए देखते हैं योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं क्या है। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सबसे पहले 1930 ईस्वी में बुनियादी आर्थिक योजना बनाने का कार्य शुरू हुआ। भारत की औपनिवेशिक सरकार ने औपचारिक रूप से कार्य योजना बोर्ड का भी गठन किया, जिसने 1944 से 1947 तक कार्य किया। उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों ने 1944 से कम 3 विकास योजनाएं बनाई। स्वतंत्रता के बाद भारत में योजना बनाने का एक औपचारिक मॉडल बनाया गया, जिसके तहत योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में केसी नियोगी, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया। 15 मार्च 1950 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में स्थापित सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर किया गया। यह एक असंवैधानिक संस्था है। क्या है? असंवैधानिक संस्था है। भारत सरकार के लिए विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों के लिए यह एक सलाहकारी निकाय था। योजना आयोग के 7 पूर्णकालिक सदस्य थे, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी नंदा थे। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। एक उपाध्यक्ष होता था, जिसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती थी, जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त होता है था। योजना आयोग का उद्देश्य क्या था? देश की आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए योजना बनाना, देश के संसाधनों के अधिक प्रभावी संतुलन उपयोग की योजना बनाना, ऐसे कार्यों की पहचान करना जिससे विकास में कोई अवरोध यानी कोई रुकावट न उत्पन्न हो। योजना आयोग का अपना संपूर्ण कार्य पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही होता था। 1 जनवरी 1915 को योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। माननीय प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य कृषि विकास करना। इस योजना के अंतर्गत भारत में भांगड़ा नागल परियोजना, जो व्यास नदी घाटी परियोजना तथा दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया। तो इम्पॉर्टेंट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछ लिया जाता है किस मॉडल पर आधारित है, तो याद रखिएगा हेराल्ड मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि विकास करना था मुख्य उद्देश्य। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई थी? तो भांगड़ा नागल परियोजना और व्यास नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू कर दिए गए। इस योजना का लक्ष्य 2.1% GDP निर्धारित किया गया तथा प्राप्ति 3.6% की हुई थी। यह एक एकल योजना थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। सेकंड क्या है? 1956 से 51, और ये किस पे आधारित है? किस मॉडल पे? पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है, जिसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना समाजवादी समाज की स्थापना पे इसका मुख्य उद्देश्य था। और क्या है? इस योजना में कृषि विकास के साथ साथ उद्योग का भी विकास किया गया। इस योजना ने तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास का लक्ष्य 4.5 निर्धारित किया गया, जिसकी प्राप्ति 4.27% हुई थी। क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 जे सैंडी सुखमैम चक्रवर्ती तथा पीसी महाबलोनियस मॉडल पर आधारित थी, जिसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था एवं कृषि को आत्मनिर्भर बनाना था। आत्मनिर्भर बनाना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1964 में सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से बोकारो यानी झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका मॉडल सुखमैम चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है और इसमें कृषि और उद्योग पर बल दिया गया। लेकिन ये योजना तीसरी योजना सफल रही, लेकिन इसमें उद्योग पे बल दिया गया। 1 जुलाई 1964 के अंतर्गत सोवियत यानी रूस की सहायता से
रूस की सहायता से बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री झारखंड रूस 1964 में स्थापित की गई। और 1 जुलाई 1964 में IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बॉन्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। और इस पे कृषि पे भी वर्ग तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल मानी जाती है। इसकी असफलता का क्या कारण था? भारत चीन युद्ध 1962 में और भारत पाक युद्ध 1965, 1966 और 67 का भीषण अकाल था। इस योजना का विकास लक्ष्य 5.6% निर्धारित किया गया था, जबकि इसकी प्राप्ति 2.8% ही हुई थी। आगे देखते हैं क्या है। 3 वर्षीय योजना, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें कृषि पे बल दिया गया था। 1 जनवरी 1965 में ही FCI यानी फूड कॉरपोरेट ऑफ इंडिया की भी स्थापना, भारतीय खाद्य निगम की भी स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही की गई थी। और 1965 में APC यानी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का भी गठन किया गया था। इसमें नोट करने वाली बात है 1985 में APC की स्थापना यानी कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन CAP यानी कॉमन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस की भी स्थापना की गई। और इसी में तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 1964 में UTI यानी यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। और इसमें आगे क्या दे रखा? चौथी पंचवर्षीय योजना। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले हम जान लेते। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्षीय योजनाएं ऐसी थी जो योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे के नाम से जाना जाता है। उसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1968 तक था। प्राथमिकता क्या थी? कृषि उत्पादन में ही वृद्धि करना इसकी प्राथमिकता थी। ठीक है। और इसमें था क्या? 1966 में से 67 में हरित क्रांति, जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई। तो हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? विश्व में तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉन्ग है, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 1964 में ही नरीमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना की स्थापना की गई थी। और 1966 में ही सेकेंड टाइम में मुद्रा उन्मूलन यानी कि डिवोल्यूशन भी इसमें हुआ था। आगे देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1959 से 74 DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या खास बात थी कि यह मॉडल गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? इस योजना में स्थायित्व के साथ विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। इस योजना का लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसका मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास यानी कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना ही चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस योजना का प्रारूप जो था वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल के द्वारा तैयार किया गया था, इसीलिए इसका DR गाडगिल मॉडल भी कहा जाता है। ये देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 में पहली बार भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो पहली बार जुलाई 1969 को जो 14 बड़े बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। और उसमें बैंक के जो गवर्नर थे उस टाइम वो कौन थे? LK झा थे। ठीक है। और क्या है आगे? योजना आयोग के अंतर्गत भारत में पहली बार 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया गया था। जो परीक्षण किया था वो 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ही किया गया था। और क्या था? 1973 से 74 में ही DADB यानी सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम भी चौथी पंच योजना के तहत ही शुरू किया गया था। MRTP एक्ट जो मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनको भी इसी के तहत लाया गया था। श्वेत क्रांति का भी प्रारंभ हुआ था, जिसका मॉडल करता अशोक सूद और LS मात्रे थे। आइए इसमें देखते हैं आगे क्या है। चौथी पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का उद्गम हुआ। ये तो देखा। योजना विकास का लक्ष्य क्या था? 5.7%, परंतु प्राप्ति कितनी हुई थी? 3.3% है, जिसका कारण भारत पाक युद्ध 1971 यानी भारत और पाकिस्तान का युद्ध स्टार्ट हुआ था, जिससे इस पे भी प्रभाव पड़ा था पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक थी।
तो इसका मॉडल क्या था? इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल देना था। इसके अंतर्गत क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना रोजगार के अवसर का विस्तार करना था। इसका मॉडल 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया था? डीपी धर मॉडल। इसका मॉडल क्या है? डीपी धर मॉडल कहा जाता है। प्राथमिकता किस बात की थी? इस पे निर्धनता उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। जनता सरकार यानी कि मोरारजी देसाई ने के सत्ता में आने के बाद इस योजना को 1978 यानी कि 1989 के स्थान पर 1978 में 1 वर्ष पहले समय से ही पूर्व की प्राप्ति कर लिया गया था। ठीक है, इस जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, जनता सरकार थी। तो इसमें ये 1 वर्ष पूर्व ही इसमें ये सारी जो भी इसमें बनाया गया था मॉडल लक्ष्य रखा गया, तो उसको 1 साल पहले ही प्राप्त कर लिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत विकास के 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसके अंतर्गत 1977 से 78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया, जिसमें विकास दर का लक्ष्य 4.4% निर्धारित किया गया। तो विकास दर की प्राप्ति 4.8% हुई थी, यानी कि इसमें इसकी विकास दर बढ़ी थी। अनवरत योजना 1978-80 जनता पार्टी की सरकार ने पंचवर्षीय 5वीं योजना को समाप्त करके उसके स्थान पर अनवरत योजना की शुरुआत की थी। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसकी 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी रीजनल रेगुलर बैंक की स्थापना की गई थी। किसकी सिफारिश पे की गई थी? नरसिंहम समिति की सिफारिश पे ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। 1987 में ही केलकर समिति की सिफारिश पर आरआरबी पर रोक लगा दी गई थी और 1977-78 में ही काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा 1977-78 में राजस्थान राज्य में भी अंत्योदय योजना का प्रारंभ किया गया था और इसमें सबसे मेन क्या है? गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और नेक्स्ट क्या है? अनवरत योजना की शुरुआत की गई थी। आइए अनवरत योजना को देखते हैं। अनवरत योजना में क्या क्या मुख्य है? अनवरत योजना के प्रतिपादक गुन्नार मिर्डाल को माना जाता है, यानी कि इसके प्रतिपादक गुन्नार मिर्डाल हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो क्या कौन है? प्रो डी.टी. लकड़वाड़ा द्वारा किया गया। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एशियन ड्रामा का उल्लेख किया है, यानी कि एशियन ड्रामा के जो पुस्तक के लेखक है कौन है? गुन्नार मिर्डाल है। 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980-85 आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। तो जो अनवरत योजना थी, इसमें 15 अगस्त 1979 को TRYSEM यानी कि ट्रेनिंग ऑफ रेगुलर यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड की भी स्थापना अनवरत योजना के तहत ही की गई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन करना, जो 18 से 35 एज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है 6वीं पंचवर्षीय योजना। ये क्या था? 1980 से 85 के बीच में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। इसका भी उद्देश्य गरीबी को हटाना था। इसमें नारा दिया गया गरीबी हटाओ। इसका मॉडल क्या था? आगत निर्गत मॉडल था। प्राथमिकता किसको दी गई थी? निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम पर बल दिया गया था। 6वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य 5.2% निर्धारित किया गया और प्राप्त 5.8% की हुई थी। निर्धारित किया गया था जितना, और उससे ज़्यादा बढ़ के प्राप्ति भी हुई थी। इसमें क्या था? IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1980 के तहत लाया गया। फिर 1980 में ही NREP यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयड प्रोग्राम की भी स्थापना की गई। 1982-83 में ही DWACRA यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज सब स्कीम को भी IRDP के तहत ही लागू किया गया।
RLEGP यानी कि द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को भी 15 अगस्त 1983 में ही लागू किया गया था। और इसमें भी क्या किया गया था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी अनुव्रत योजना में ही 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय RBI गवर्नर IG पटेल थे। ठीक है, 1 जनवरी 1982 में ही एक्सिस बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना की गई। बेरोजगारी के मापने के लिए स्टैंड ईयर यानी मानक वर्ष की भी स्थापना संकल्पना ली गई थी, जिसमें 273 दिन 8 घंटे का काम जो स्टैंडर्ड ईयर मानक वर्ष तय किया गया था। जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, यह 2 बार योजना चलाई गई थी। ठीक है, ये जो छठी पंचवर्षीय योजना ये 2 बार योजना चलाई गई थी। और इसी में ही 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना जो शिव रामन समिति के सिफारिश पे की गई थी। इसमें क्या था, जो दूसरी योजना अवकाश था छठी पंचवर्षीय योजना के तहत ही, इसमें क्या था कि 1990 से 82 के तहत ये हुआ था। तो 24 जुलाई 1991 में आर्थिक सुधारों का दौर प्रारंभ हो गया था। इसी के तहत 21 जुलाई 1991 में 5वीं औद्योगिक नीति केंद्र सरकार द्वारा इसमें घोषणा की गई थी। 1 से 3 जुलाई में तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। अभी तक मुद्रा का अवमूल्यन सिर्फ 3 बार किया गया, एक 1949 में, 1966 में और 1991 में किया गया है। इसी में ही दूसरी अवकाश योजना में ही SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई, जिसकी मुख्यालय लखनऊ में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, 1985 से 90 जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित है। जिसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण, पोषण का पर्याप्त स्तर, ऊर्जा प्रबंधन, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका प्राथमिकता क्या थी, रोजी रोटी एवं उत्पादन पर बल। सिंपल, यही समझिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास का लक्ष्य 5% निर्धारित किया गया, जबकि 6% की प्राप्ति हुई थी। योजना अवकाश 1990-92 तक चला। देश की GDP 6% से घटकर 3.4% हो गई थी। जिसमें जो 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें सेबी एक्ट यानी कि सेबी एक्ट 1992 को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा। सेबी का मुख्य कार्य क्या है, प्रतिभूति बाजार, शेयर बाजार को नियंत्रण करना सेबी का कार्य होता है। 1 सितंबर 1986 में ही पोस्ट विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट की भी शुरुआत इसी के तहत की गई थी। कोपरा यानी द कंज्यूमर कॉरपोरेट एक्ट 1986, जिसका उद्देश्य था उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, ये भी 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही लाया गया। 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता हित संरक्षण दिवस की स्थापना भी की गई थी। जौहर रोजगार योजना यानी JRY भी सितंबर 1989 में इसी के तहत लाई गई थी। कपाट की भी स्थापना 1986 में सितंबर इसी 7वीं योजना के तहत की गई थी। कपाट क्या है, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 का उद्देश्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इसका प्राथमिकता क्या थी, यानी मानव संसाधन विकास पर बल देना। क्या है, मानव संसाधन विकास पे बल देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। और ये किस मॉडल पे आधारित है, 8वीं, ये जॉन W मिलर मॉडल पे आधारित है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष का गठन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत। इस योजना में विकास का लक्ष्य 5.6% निर्धारित किया गया, जिसकी प्राप्ति 6.8% हुई थी। ठीक है, इसमें आधारभूत यानी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर पर भी बल दिया गया था। 1 जनवरी 1995 में भारत WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का भी संस्थापक सदस्य बना। और इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही EAS
यानी कि द एम्प्लॉयमेंट एक्रेस स्कीम 1993 को 2 अक्टूबर 1993 में शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य था शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, इसका उद्देश्य क्या है? न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली एवं समानता का विकास करना था। क्या विकास है? सामाजिक न्याय या समानता के साथ आर्थिक वृद्धि। ठीक है, किस पे बल दिया गया था इस योजना में? 9वीं पंचवर्षीय योजना में जीवन स्तर, रोजगार का सृजन करना, आत्मनिर्भरता, क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष तरह से बल दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ हद तक असफल भी रही, जिसका कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आई मंदी तथा भारत पाक युद्ध इसका मुख्य कारण माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्या है? 9वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य 6.5% निर्धारित, जबकि प्राप्ति कितनी हुई थी? 5.4%। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी, जिसका उद्देश्य क्या था? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करके अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना कर देना। इसके अंतर्गत उपभोग के स्तर को बढ़ाना भी एक लक्ष्य रखा गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य 8% निर्धारित करके, जिसकी प्राप्ति 7.6 की ही हुई थी। ठीक है, और 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही NREGA यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांट एक्ट 2005 को भी लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा पर बल देना था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 का, इसका उद्देश्य क्या था? विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से करना था। ठीक है, यानी कि तीव्र गति से और अधिक समावेशी विकास इस पे बल दिया गया, तो इसका बस यही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अनिवार्य शिक्षा का कार्यक्रम लागू किया गया। संपूर्ण भारत में समावेशी किसान पद्धति के अंतर्गत किसानों का कर्ज माफ किया गया। किसानों का कर्ज माफ 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास का लक्ष्य 9% निर्धारित किया गया, जिसकी प्राप्ति 8% की ही हुई थी। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक रही। इसका उद्देश्य क्या था? तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशी का विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा। सालाना 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जारी लेट लतीफ़ा योजना और परंपराओं के दरकिनार करते हुए संसाधनों के विकास और ढांचागत परियोजनाओं को पर ध्यान देना इसका मुख्य उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में विकास दर को 4% तक प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया था। नेक्स्ट है नीति आयोग। आइए नीति आयोग के बारे में जानते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति आयोग का पूरा नाम कभी कभी पूछ लेता है, याद रखिए, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। भारत सरकार द्वारा गठित यह एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है। क्या है? थिंक टैंक है। नीति आयोग की स्थापना सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और संघवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग के कार्यपालक अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग लाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से अपने संबोधन में ही किया था। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, याद रखिएगा, हमने क्या पढ़ा था? योजना आयोग संवैधानिक निकाय माना गया था और असंवैधानिक, और ये गैर संवैधानिक, यानी वही है। देखिए, बस घुमा के शब्दों का खेल है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ताकि सरकार द्वारा ऐसी योजना का निर्माण हो जो लोगों के हित में हो। नीति आयोग के संरचनाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, शासी परिषद और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
नीति आयोग के सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। पूर्वकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। शासी परिषद में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल प्रशासक शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। योजना की अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। नीति आयोग की रचना के मूल 2 केंद्र हैं। क्या है? टीम इंडिया हब और ज्ञान व अनुभव हब। क्या मूल 2 केंद्र हैं? क्या है? टीम इंडिया हब और ज्ञान व अनुभव हब। नीति आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं, जो निम्न 13 सूत्रीय उद्देश्य क्या क्या हैं, आइए इन सभी को देख लेते हैं। राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। सशक्त राज्य की सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सके, इसको स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्रों के माध्यम से पूर्ण सहयोग, पूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन सभी को उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना है। जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग की निर्दिष्ट किए गए हैं, उनकी आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित करने को सुनिश्चित करना है। हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना, जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम होता है। 6वां क्या है? रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना, पहल करना, उनकी प्रगति और क्षमता को मॉनिटर करना, अनुवीक्षण और प्रतिक्रिया के आधार पर नवीन सुधारों में इसका उपयोग किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रधारियों और समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक, साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच परामर्श और भागीदारी को भी प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वृत्तियों और अन्य भागीदारों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता को सहायता प्रणाली बनाना है। विकास के एजेंडे की कार्यान्वयन के तेजी लाने में क्रम के अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच भी प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। 10वां क्या है? अत्याधिक संसाधन केंद्र बनाना, जो सुशासन और सशक्त और न्याय संगत विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली का अनुसंधान करने के लिए साथ साथ पढ़धारियों तक पहुंचने में भी हमारी मदद करे। आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और उपायों के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय अनुवीक्षण करना, ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके। मुख्य उद्देश्य है कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता का निर्माण पर भी बल दिया गया। राष्ट्रीय विकास के एजेंडों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों का उत्तरदायित्व भी लेना है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0 लॉन्च किया गया। यह देश में ऊर्जा के उपयोग, मूल्य निर्धारण, उत्पादन और वितरण के संबंधित आंकड़ों का सिंगल विंडो प्रदान करेगा। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य श्री वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र डी.वी.के. पाल इसके सदस्य हैं। नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन कौन है? श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और श्री अमित शाह गृह मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण यह हमारी वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री हैं, श्री नरेंद्र तोमर कृषि और कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य कौन कौन से, आइए इन सभी को लोगों को देखते हैं। श्री राव इंद्रजीत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाग के हैं, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्री हैं। श्री पीयूष गोयल रेल मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। श्री थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। श्री नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। नीति आयोग द्वारा बिल एंड
बिल एंड में लिंडा गेट्स फाउंडेशन और अशोका यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज और स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर निगेटिव द न्यू नॉर्मल नामक एक नया व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है। नीति आयोग ने 21 अप्रैल 2022 को एक मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की। इस नीति में क्या है, देश के 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को पहले चरण के तहत बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचना यानी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स लॉन्च किया। यह अपनी तरह का पहला सूचकांक है जिसका उद्देश्य है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यूटी को ऊर्जा और जलवायु क्षेत्र के किए गए प्रयासों को ट्रैक करना है। नेक्स्ट है विमुद्रीकरण। क्या है विमुद्रीकरण? इसे हम नेक्स्ट भाग में आगे का भाग कवर करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।